रही है। लेक्चर कंटेंट है, हमने डिफिनेशन करनी है इनवेरिएंट सबस्पेस की, फिर एग्जांपल देंगे कुछ और एक वार्निंग पढ़ेंगे। छोटी सी वीडियो होगी है। तो देखिए, सपोज कर ले कि हमने एक लीनियर ऑपरेटर लिया, सपोज t फ्रॉम v टू v be a linear operator। ये हमने एक लीनियर ऑपरेटर लिया, या इसको मैं एक और नोटेशन इस तरह लिख सकता हूँ कि t बिलोंग टू L ऑफ v। ओके, अगर मैं v का एक सब स्पेस ले लूँ, कंसीडर U that is a subspace of V। ये किसका सबस्पेस है? V का। ओके, अब ये U क्या कह रहा है? ये U then U is called invariant सबस्पेस। इनवेरिएंट सबस्पेस होगा किस ऑपरेटर के ऊपर? ST ऑपरेटर के ऊपर, अंडर T F। कब? अगर हम U से एलिमेंट ले लें, ओके, फॉर एग्जांपल वो स्मॉल u है, इसके ऊपर मैं, इस एलिमेंट के ऊपर मैं t अप्लाई कर दूं, ये भी एक एलिमेंट बनेगा। वो दोबारा किस में गिरे? u में गिरे, देन u इज कॉल्ड इनवेरिएंट सबस्पेस। u को क्या कहेंगे? इनवेरिएंट सबस्पेस। आई थिंक सो सिंपल, नो प्रॉब्लम। ओके, इसको क्या बोलेंगे? इनवेरिएंट सब स्पेस। अच्छा, ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई। अच्छा, अब मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या दे रहे हैं? वार्निंग। वार्निंग अब देखिए, हमारे जितने भी वेक्टर स्पेस होंगे असल में वो इस यूनिट में फाइनाइट है। ओके, जितनी भी वेक्टर स्पेस हैं वो असल में हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ले रहे हैं। लेकिन इनवेरिएंट सब स्पेस की जो प्रॉब्लम है वो अगर वो अनसॉल्व प्रॉब्लम है फंक्शनल एनालिसिस में। लेकिन किस केस में? जब वेक्टर स्पेस क्या हो? इनफाइनाइट हो। इस सारे बहस को हम लिखेंगे। द मोस्ट फेमस unsolved problem and function analysis। फंक्शन एनालिसिस में जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है इज कॉल्ड इनवेरिएंट सबस्पेस प्रॉब्लम। सबस्पेस प्रॉब्लम। ओके, लेकिन केस कौन सा है? ये हम बात कर रहे हैं इनवेरिएंट जब v क्या हो, खुद उस सबस्पेस के लिए क्या हो? इनफाइनाइट डायमेंशनल हो। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे? एक एग्जांपल लेंगे।
सबस्पेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं सबस्पेस के ऊपर। कौन सा एग्जांपल है, मैं पहले लिख देता हूँ आपके सामने। सपोज T belong to L of V, क्या कहते हैं, show that each of the following subspace of V is invariant under T। ओके, नंबर 1, इसमें कितने पार्ट बन रहे हैं, डी तक पार्ट बन रहे हैं। पहले ए पार्ट को ट्राई करते हैं कि ये जो है ये क्या बन रहा है, एक इनवेरिएंट सबस्पेस बन रहा है। तो अब देखिए इसको प्रूव करेंगे, बड़ा आसान सा रिजल्ट है। सबसे पहले इस तरह करें, सोल्यूशन के लिए इसको लेट ले ले कि ये यू की इक्वल है। ओके, यू की इक्वल है। इनवेरिएंट प्रूफ करने के लिए हम यू से एक एलिमेंट लेंगे, फिर इसके ऊपर टी अप्लाई करेंगे। इसको कहाँ पे गिरना चाहिए, यू में। अच्छा, अब कंसीडर कर ले कि मैं इससे एक एलिमेंट ले रहा हूँ यू से, वो यू है। ये यू में ये एलिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, शाबाश, ये यू में से ज़्यादा एलिमेंट क्या हो सकता है, ज़ीरो खुद हो सकता है, ये एलिमेंट हो सकता है। अगर मैं दोनों के ऊपर टी अप्लाई करूँ, ठीक हो गया, तो दूसरी साइड के ऊपर भी टी अप्लाई करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए टी ऑफ ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो अब देखिए ये क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब अगर आप देखिए ये दोबारा वही एलिमेंट है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि टी जो है वो वी से वी तक बन रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके सब स्पेस में भी जो ज़ीरो वेक्टर होगा वो भी यही होगा। तो इसका मतलब है ये बिलोंग करेगा यू को, या इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं टी ऑफ यू बिलोंग कर जाएगा यू में। अच्छा, ये एग्जांपल क्लियर। इसका मतलब है हेंस हमने क्लियर किया ज़ीरो सबस्पेस इज इनवेरिएंट अंडर टी। ओके, नल स्पेस इन अदर वर्ड। अब नेक्स्ट आते हैं एक और रिजल्ट के ऊपर। अब सेकेंड पार्ट क्या है, बी पार्ट। वी खुद, वेक्टर स्पेस खुद क्या होता है, एक इनवेरिएंट सबस्पेस होता है। लेट कर ले इसको किसी, क्योंकि ये सबस्पेस भी होता है खुद, ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको यू की इक्वल किया। ओके, हमने इसको इनवेरिएंट शो करना है, तो इसका मतलब है कि यू को कोई एलिमेंट होगा, अगर इसके ऊपर टी अप्लाई किया जाए तो वो यू में गिरेगा। लेकिन हमें ये भी पता है कि टी ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर है, तो वो भी वी सी वी में बनेगा। लेट ले ले कि मैं इससे एक एलिमेंट ले रहा हूँ, असल में ये एलिमेंट एस में रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अगर आप देखें ये दोबारा मैं कहता हूँ ये यू में पड़ेगा, यू किसकी इक्वल है, वी के। क्यों ये यू में पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि वो तो लीनियर ऑपरेटर है वी सी वी में, जितने भी एलिमेंट हैं वो दोबारा इसी वी में आएंगे। तो इसका मतलब ये बना हैंस वी इज इनवेरिएंट अंडर टी। कोई कंफ्यूजन नहीं।
ओके, अब आते हैं सी पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्या करना है, नल ऑफ टी, इसको शो करना है कि ये इनवेरिएंट है। लेट ले ले कि ये कैपिटल यू की इक्वल है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, नल ऑफ टी किस तरह डिफाइन होता है, इसमें सारे वो वी होते हैं, फॉर एग्जांपल या यू होते हैं, अगर इसके ऊपर टी अप्लाई किया जाए इन सारे एलिमेंट के ऊपर तो इसका इमेज क्या बनता है, ज़ीरो वेक्टर। अच्छा, तो हम लेंगे इसमें एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल यू बिलोंग टू यू। अब देखिए यू खुद क्या है, नल ऑफ टी है। अगर मैं इसके ऊपर टी अप्लाई करूँ तो इसके डिफिनीशन के मुताबिक इसका इमेज क्या बनेगा, ज़ीरो। अब देखिए क्या ज़ीरो इस नल ऑफ टी में होता है, जी बिल्कुल, क्योंकि इस ज़ीरो वेक्टर का इमेज भी यही ज़ीरो बनता है। ठीक हो गया। अब देखिए क्योंकि v से v तक लीनियर ऑपरेटर है तो इसका मतलब है कि दोनों का ज़ीरो वेक्टर सेम होगा। ओके, तो इसका मतलब है ये भी नल ऑफ टी से बाहर नहीं जा सकता। क्यों बाहर नहीं जा सकता, इस कंडीशन की बेस के ऊपर। तो इसका मतलब ये बना टी ऑफ यू बिलोंग करेगा यू में, और यू खुद किसकी इक्वल है, नल ऑफ टी में। इसका मतलब ये है कि नल ऑफ टी से अगर कोई एलिमेंट लिया जाए उसके ऊपर टी अप्लाई किया जाए वो दोबारा किस में लाई करेगा, नल ऑफ टी में। तो हम लिख सकते हैं हेंस नल ऑफ टी इज इनवेरिएंट अंडर टी। ओके, नो प्रॉब्लम, यस। इससे हमारी ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। अब आते हैं डी पार्ट के ऊपर। डी पार्ट क्या है, रेंज ऑफ टी। अब देखिए इसको सीखने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन देके। मान ले कि ये u की इक्वल है, लेट u इज इक्वल टू रेंज ऑफ टी। वैसे रेंज ऑफ टी किस तरह डिफाइन होता है नॉर्मली, कि जितने भी टी ऑफ वी एलिमेंट है वो इसमें पड़े होते हैं, लेकिन हर एक वी के लिए, हर एक डब्ल्यू के लिए उसी लीनियर ऑपरेटर, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करूं कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं इसमें हर एक एलिमेंट होना चाहिए ऐसा, अगर उसके ऊपर टी अप्लाई कीजिए वो किस में पड़े, इसमें। यानी मतलब ये बना टी ऑफ वी इज इक्वल टू डब्ल्यू। इन अदर वर्ड हम इस तरह कह सकते हैं। हम क्या करेंगे कि लेट लेंगे कि यू एक एलिमेंट है कैपिटल यू में, वैसे कैपिटल यू क्या है, रेंज ऑफ टी। अब क्या करेंगे सर, इसके ऊपर टी अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे, टी अप्लाई करोगे तो टी ऑफ यू, नो 1 मिनट, यहाँ पे हम एक गलती कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस एलिमेंट के लिए, चूँकि ये रेंज ऑफ टी में है, तो इस एलिमेंट के लिए एक वी आएगा, अगर टी उसके ऊपर अप्लाई किया जाए तो इससे क्या रिज़ल्ट बनेगा, यू बनेगा। अब हमने इस अब देखिए ये ओके हो गया। इसका मतलब ये बना कि हमने एक ऐसा एलिमेंट लेके आना है, ये कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर कर देता हूँ। जब ये रेंज ऑफ टी में था, जब ये किस में था, रेंज ऑफ टी में था, तो इसका मतलब ये बना कि ये एलिमेंट देयर एग्जिस्ट वी बिलोंग टू वी। अब देखिए ये जो एलिमेंट है हमने तो क्या करना है, हम इस तरह करेंगे
अगर मैं टी इनवर्स दोनों के ऊपर अप्लाई कर दूँ, नो टी इनवर्स ना अप्लाई करे। अब देखिए ये यू मैं इस तरह लिख सकता हूँ टी इनवर्स ऑफ, अगर मैं इस तरह लिख दूँ, ओके हो गया। इसका मतलब है कि इसके लिए ये एलिमेंट इस सूरत एग्जिस्ट करेगा, तो हम कह सकते हैं कि हेंस रेंज ऑफ टी इज इनवेरिएंट अंडर टी। ओके, जैसे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट। ये मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए लकीर खींच रहा हूँ। ओके।